हाय दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंट का नोट्स पढ़ेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पहला टॉपिक पर्यावरण और एवं पारिस्थितिकी में पर्यावरण। चलिए, पर्यावरणीय मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, प्रौद्योगिकी। अच्छा, इसमें पर्यावरणीय मुद्दे क्या हो सकते हैं? आर्थिकी से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हो सकते हैं, IR से रिलेटेड हो सकते हैं, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हो सकते हैं, भूगोल से लेकर के हो सकते हैं, जीव विज्ञान से हो सकते हैं। सब मतलब एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। पर्यावरण से तात्पर्य प्राकृतिक जगत से है जिससे हम घिरे हुए हैं। इस प्राकृतिक जगत के अंतर्गत स्थलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र एवं वायुमंडल को शामिल किया जाता है। जैवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। वायु ये है, सब एक दूसरे से एक इंटरलिंक्ड हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और तीनों को मिलाकर के बनता है जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। इसमें वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल के भाग एक निश्चित अनुपात में शामिल होते हैं। इन तीनों ही के परस्पर सम्मिलित प्रभाव से जीवन दशाओं के लिए अनुकूलन स्थिति निर्मित होती है। पृथ्वी पर ध्रुवीय क्षेत्रों, गहरे सागरीय भागों और ऊंचे पर्वत शिखर तथा ऊपरी वायुमंडल में यह अनुपस्थित होता है। बायोम का निर्धारण विशिष्ट जलवायविक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। एक बायोम जलवायु निर्धारित विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र होता है। इसमें पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के विशिष्ट जैविक समुदाय शामिल होते हैं, जैसे वन क्षेत्र, घास भूमि, मरुस्थल इत्यादि। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बायोम को वहाँ पाए जाने वाली वनस्पति प्रजातियों की विशिष्टता के आधार पर चिन्हित किया जाता है। एक बायोम के भीतर पाए जाने वाले जीव संबंधी क्षेत्र की परिस्थितियों और दशाओं के साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जैव तथा अजैव घटकों के मध्य अंतरक्रिया होती है, जिसमें विभिन्न पदार्थों के हस्तांतरण एवं रूपांतरण द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित कर जीवन संबंधी दशाओं के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उस क्षेत्र की जैव धारणीयता को निर्धारित करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के घटक एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। पृथ्वी पर अति लघु पारिस्थितिक तंत्र से लेकर अति विशाल पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे तालाब, झील, जैव घटक, अजैव घटक, जीवाणु, वनस्पति, शैवाल, मछली इत्यादि। जल, मृदा, चट्टान, सूर्य का प्रकाश, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आदि अंतरक्रिया करते हैं। पदार्थों का हस्तांतरण एवं रूपांतरण होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। शैवाल, छोटी मछली और बड़ी मछली जीवन दशाओं के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित होती है। पारिस्थितिक तंत्र, भौगोलिक क्षेत्र, स्थल, जल। स्थल के अंतर्गत वन, घास और शुष्क। घास में पादप प्रजातियां और जंतु प्रजातियां होती हैं। जंतु प्रजातियां में शेर, भेड़िया और कुत्ता। जल में खारे पानी का जल, स्वच्छ जल और एस्चुरी। समुदाय, एक समुदाय में एक निश्चित समय पर एक निर्धारित क्षेत्र में अंतरक्रिया करने वाले और साथ साथ रहने वाले अलग अलग प्रजातियों की संख्या शामिल होती है। जैसे एक वन क्षेत्र में एक साथ रहने वाली गिलहरियाँ, हिरन, भेड़, कुत्ते, शेर इत्यादि। एक समुदाय तब निर्मित होता है जब किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियाँ अपनी संख्या समूह के साथ दूसरे अन्य घटकों से अंतरक्रिया करती हैं। जीव संख्या, प्रजाति संख्या। जीव संख्या एक ही समय में एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाली समान प्रजाति के सदस्यों का समूह होती हैं।
जैसे कि किसी बाग में चींटियों की कॉलोनी, मधुमक्खी इत्यादि। जीव संख्या एक ही समय में एक निर्धारित क्षेत्र में पाए जाने वाले समान प्रजाति के सदस्यों का समूह होती है। यहाँ इस समूह में अन्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। जीव संख्या का आकार उस प्रजाति की उत्तरजीविता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी जीव संख्या के समक्ष विलुप्त होने का खतरा होता है। प्रजाति एक प्रजाति समान जीवों का समूह होती है, जैसे शेर, हाथी, मनुष्य इत्यादि। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव मंडल, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीव संख्या और प्रजाति आते हैं। तो पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं तथा इनसे निर्मित होने वाले संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न घटकों के मध्य परस्पर होने वाली अंतरक्रिया तथा इस अंतरक्रिया से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव दायवीयता के संदर्भ में करते हैं। प्रमुख प्रजातियों के प्रकार: कीस्टोन प्रजाति, आधार प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, संकेतक प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति वह होती है जो अपने अवस्थिति वाले समुदायों में एक गैर अनुपातिक बृहद प्रभाव रखती है। वास्तव में यह समुदाय में रहने वाली अन्य प्रजातियों की उत्तरजीविता का आधार निर्मित करती है। अगर एक कीस्टोन प्रजाति विलुप्त होती है तो ऐसी स्थिति में अन्य प्रजातियों की विलोपन की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। जैसे पश्चिमी घाट के लिए पादप प्रजातियों के रूप में डूरियन एक कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। आधार प्रजाति यह अन्य प्रजातियों के लिए आवास उपलब्ध कराने तथा उनके लिए अनुकूल स्थिति निर्मित करने और उन प्रजातियों के संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे कोरल एक आधार प्रजाति का उदाहरण है। स्थानिक प्रजाति एक स्थानिक प्रजाति किसी एक भौगोलिक स्थान पर ही पाई जाती है। यह अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। एक प्रजाति किसी स्थान विशेष के लिए मूल निवासी हो सकती है, किंतु वह उस क्षेत्र के लिए स्थानिक नहीं हो सकती है यदि वह किसी अन्य दूसरे स्थान पर भी पाई जाती है। संकेतक प्रजातियाँ इन प्रजातियों की उपस्थिति तथा इनकी दशा एक विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्था को प्रदर्शित करती है। ये प्रजातियाँ पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और एक तरह से संवेदी सूचकांक के तौर पर कार्य करती हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रहरी या रक्षक प्रजाति के तौर पर भी वर्गीकृत किया जाता है। जैसे लाइकेन एक संकेतक प्रजाति का उदाहरण है। यह वर्षा में अम्ल के प्रति तथा मृदा में भारी धातुओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई हेतु और खनन वाले क्षेत्र। पारिस्थितिक पदचिह्न अनिश्चित काल तक एक व्यक्ति शहर अथवा देश की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह ऊर्जा, भोजन, पानी तथा अन्य विभिन्न सामग्रियों की खपत की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसे प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। जैविक क्षमता पृथ्वी के उन जैविक संसाधनों को पुनः उत्पन्न करने और उपभोग की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता है। इस तरह जैविक क्षमता पृथ्वी द्वारा संसाधनों में के पुनरुत्पादन तथा नवीकरण की क्षमता को प्रदर्शित करती है। मनुष्य का वैश्विक पारिस्थितिक पदचिह्न 2.8 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जबकि वही वैश्विक जैविक क्षमता प्रति व्यक्ति 1.68 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति वर्ष है। इस प्रकार पृथ्वी को एक वर्ष में हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को पुनः प्राप्त करने में एक वर्ष और 7 माह से अधिक का समय लगता है।
यदि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग एवं अपशिष्ट पदार्थों के उत्पन्न करने की अपनी मौजूदा दर बनाए रखे तो वर्ष 2050 तक हमें पृथ्वी जैसे दो से अधिक ग्रहों की आवश्यकता होगी। उपरोक्त स्थिति के बावजूद मनुष्य वर्तमान में इसलिए अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में सफल है क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी उपभोग कर रहे हैं, जैसे भूमिगत जल, पेट्रोलियम इत्यादि का अतिदोहन कर वर्तमान आवश्यकताओं को किसी तरह से पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार मानव जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। जनसंख्या का ये भाग बहुत ही कम संसाधनों तक अपनी पहुंच बना पाता है, अतः एक तरह से इनके हिस्से के संसाधनों का भी उपभोग जनसंख्या की दूसरे सक्षम भाग के द्वारा कर लिया जाता है। भारत की स्थिति पारिस्थितिक पदचिन्ह 1.12 ग्लोबल हेक्टेयर पर व्यक्ति और जैविक क्षमता 0.45 ग्लोबल हेक्टेयर पर व्यक्ति। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमें अपने उपभोग के लिए उपलब्ध क्षमता से 2.5 गुना अधिक जैविक क्षमता की आवश्यकता है। भारत का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिक पदचिन्ह है। अर्थ ओवरशूट डे पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की हमारी वार्षिक खपत उस मात्रा से अधिक है जिसका पृथ्वी एक वर्ष में पुनर्नवीकरण करती है। लगभग 7 माह में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपभोग पृथ्वी के वर्ष भर के बजट का दोहन कर लेता है। इसे ही अर्थ ओवरशूट कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फूड प्रिंट नेटवर्क अर्थ ओवरशूट डे का निर्धारण करता है। वर्ष में जिस दिन मानव द्वारा जैविक संसाधनों और उसके उपभोग की सीमा पृथ्वी द्वारा उस वर्ष उत्पादित संसाधनों और सेवाओं की सीमा को पार कर जाती है उस वर्ष का अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र जैव घटक, अजैव घटक, पदार्थों का स्थानांतरण, रूपांतरण, ऊर्जा का प्रवाह, जैव मंडल की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में इसके घटकों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न पदार्थों का हस्तांतरण और रूपांतरण द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित होता है। इससे जीवन दशाओं के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के समग्र प्रभाव से पारिस्थितिक तंत्र जीवन धारण की क्षमता से युक्त होता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटकों को इनकी विशिष्टता, जिनमें जीवन दशाओं का अभाव है, के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत जैसे मृदा, जल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि करते हैं। जैविक घटक उत्पादक, ऊर्जा का प्रवाह, उपभोक्ता, उत्पादक, पादप प्रजातियां, शैवाल और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। उपभोक्ता ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण स्वयं करते हैं, सौर ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा। उपभोक्ता यह उत्पादक पर निर्भर होते हैं, यह अपनी ऊर्जा आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं कर सकते हैं, यह पादपों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जैविक घटकों के मध्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं को इनकी प्रकृति के आधार पर मैक्रो उपभोक्ता और माइक्रो उपभोक्ता के वर्ग में रखा जाता है। मैक्रो उपभोक्ता अपघटक, अपरदहारी, तो अपघटक में अपरदहारी की तुलना में अपघटक एक अन्य अतिरिक्त कार्य निष्पादित करते हैं। ये अपघटक पारिस्थितिक तंत्र में आवश्यक पोषक तत्वों को विघटित और वियोजित कर सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणुओं और कवकों को शामिल किया जाता है।
अपराधारी ये जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे मृत जीवों का मांस एवं वनस्पतियों का को भौतिक रूप से वियोजित करते हैं। विखंडन अलग अलग तत्वों को अलग करना। एक अपराधारी विभिन्न जैविक अपशिष्टों इत्यादि का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे मक्खियाँ, केकड़े, केंचुए, दीमक इत्यादि। भोजन प्राप्त करने के क्रम में मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। मैक्रो उपभोक्ता ये अपना भोजन पादपों का या जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता ये अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ये अपना भोजन अपने से निम्न श्रेणी वाले जीवों से प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी ये सर्वभक्षी होते हैं, जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों से भोजन प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, वन क्षेत्र, घास का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जल, एस्चुरी पारिस्थितिक क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र। इकोटोन यह एक ऐसा संकरा क्षेत्र है जहाँ दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं। इकोटोन जैसे महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सम्मिलित क्षेत्र के रूप में निर्मित होने वाले इकोटोन क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का विकास होता है। ये इकोटोन क्षेत्र एक ऐसा संकरा क्षेत्र है जहाँ सागरीय तथा स्थलीय दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र परस्पर सम्मिलित रूप से मैंग्रोव वनों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित करते हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण जैसे घास के मैदान, एस्चुरी और नदियाँ, बड़ी झीलों के तटीय क्षेत्र इत्यादि इकोटोन क्षेत्र के रूप में विशिष्ट पारिस्थितिक दशाओं को निर्मित करते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में प्रजातीय विविधता का उच्च स्तर पाया जाता है। एज इफेक्ट प्रायः एक इकोटोन क्षेत्र में ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार एक इकोटोन क्षेत्र एक समृद्ध प्रजातीय विविधता के स्वरूप को निर्मित करता है। इसे ही एज इफेक्ट या कगार प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजातियों को एज स्पेसीज कहा जाता है, जैसे मैनग्रोव। इकोलॉजिकल नीचे यानी कि पारिस्थितिक नीच या नीच की अवधारणा के अंतर्गत एक जीव के वे सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक रसायन सम्मिलित की जाती हैं जो कि उस जीव के द्वारा अपने प्राकृतिक आवास में अनुकूलन हेतु आवश्यक है। एक प्रजाति के संदर्भ में उसके लिए आवश्यक पारिस्थितिक नीच को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। भौतिक दशाएं, रासायनिक दशाएं, जैविक दशाएं। भौतिक दशाएं तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु प्रवाह, धरातली सतह इत्यादि। रासायनिक दशाएं पोषक पदार्थ, श्वसन इत्यादि। जैविक दशाएं उपापचयी क्रियाएं, अन्योन्य क्रिया संबंध, साहचर्य, प्रजनन इत्यादि। मूलभूत नीच और अर्जित नीच में विभेद किया जाता है। एक प्रजाति के लिए मूलभूत नीच विभिन्न स्थितियों और दशाओं का एक ऐसा आदर्श समुच्चय होता है जिसमें वह बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अनुकूलित हो सकती है, जबकि वहीं अर्जित नीच मूलभूत नीच का वह भाग होता है जिसे जीव उपयोग में लाने की क्षमता रखता है। नीच की अवधारणा को आधार बनाकर ही प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। किसी प्रजाति के नीच के आधार पर इस संरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं संचालन किया जाता है। इस आधार पर संरक्षण प्रविधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: स्व-स्थानन संरक्षण, बाह्य स्थानन संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार अत्यंत व्यापक एवं विविधायुक्त तथा गतिशील होते हैं। इसके प्रकारों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: ऊर्जा का प्रवाह, पोषण चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम। ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक, प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा, प्रोटोप्लाज्म,
अन्य जीवों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उपभोक्ता, इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा एक मूलभूत अवयव है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय रूप में उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, अर्थात यह सदैव निम्नतम पोषक स्तर से उच्चतम पोषक स्तर की ओर होता है। यह कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। पोषण चक्र, प्रत्येक जीव का पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत संबंधित कोशीय स्तर से जुड़ी खाद्य श्रृंखला में एक निश्चित स्थान होता है। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप इन घटकों से अंतरक्रिया करके इनका रूपांतरण कर प्रोटोप्लाज्म तैयार करता है, जिसका पारिस्थितिक तंत्र में पोषण के अगले स्तर पर संबंधित जीव द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम पोषणीय स्तर पादप, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि स्वपोषी। द्वितीय स्तर प्राथमिक उपभोक्ता पादपों पर आश्रित। तृतीय पोषीय स्तर द्वितीयक उपभोक्ता, यह प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। चतुर्थ पोषीय स्तर तृतीयक उपभोक्ता, यह अपने से नीचे के पोषीय स्तर से संबंधित जीवों पर आश्रित होते हैं। पोषण स्तर में निर्मित होने वाली खाद्य श्रृंखला में शीर्ष मांसाहारी जीव सर्वाधिक जोखिम में होते हैं। यह संख्या में कम होते हैं और इनकी उत्तरजीविता उन सभी प्रजातियों पर निर्भर करती है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखला में निचले स्तरों पर पोषण के लिए संघर्षरत रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषण स्तर में संबंध। ये डायग्राम देखिए, ये पादप 10,000 कैलोरी, ये पादप हो गया, ये पीसी बकरी हो गया, एससी ये भेड़िया हो गया, टीसी बाघ हो गया। वही प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो ये पादप जो है 10,000 कैलोरी और बकरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता 1,000 कैलोरी और भेड़िया वगैरह ये सेकेंडरी जो है 100 कैलोरी और ये 10 कैलोरी टर्शियरी वाले जो है बाघ जो है। पोषण के प्रत्येक अगले क्रम में ऊर्जा के बड़े भाग का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पोषण स्तर में ऊपर की ओर बढ़ने पर ऊर्जा स्तर में गिरावट आती है। पोषण स्तर में ऊर्जा का यह ह्रास निम्न कारणों से होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतरक्रिया के द्वारा हस्तांतरित होने वाले तत्वों और पदार्थों का प्रभावी रूपांतरण नहीं हो पाता है। दूसरा, पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऊर्जा के एक बड़े भाग का जैविक घटकों द्वारा होने वाली उपापचयी प्रक्रियाओं में क्षय हो जाता है। अब अगला टॉपिक है प्रदूषक एवं पोषण स्तर। यदि पोषण स्तर में किसी भी चरण पर प्रदूषकों की सांद्रता अधिक हो जाए और ये प्रदूषक इस प्रकार के हों कि इनका विघटन न हो सके, तो ऐसी स्थिति में खाद्य जाल असंतुलित हो जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। इन प्रदूषकों की गतिशीलता में मुख्यतः 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैव संचयन, जैव आवर्धन। तो जैव संचयन में बायो अकुमुलेशन में जैव संचयन यह प्रक्रिया में स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। जैव संचयन की प्रक्रिया में खाद्य श्रृंखला के प्रथम चरण में पर्यावरण में बढ़ रही प्रदूषक पदार्थ की सांद्रता जीव में प्रवेश कर जाती है, जैसे कीटनाशकों एवं औद्योगिक अपशिष्टों का प्रभाव कृषि फसलों पर होना। यदि उपर्युक्त प्रक्रिया जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हो तब इसे बायो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जैव आवर्धन, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक अगले चरण में ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्रदूषक पदार्थों की मात्रा
सांद्रता में होने वाली वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। पोषण के उच्च स्तर पर संबंधित जीव अपने भोजन और ऊर्जा की पूर्ति हेतु निम्न क्रम के जीवों को खाता है। पोषण के प्रत्येक अगले चरण में जैव भार में कमी आती है, जिसकी वजह से प्रदूषक पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि होती है। पारिस्थितिक अनुक्रम। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रभाव पाया जाता है, जिनके द्वारा एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उजाड़ और अनुत्पादक भूमि सतह समय के प्रवाह के साथ खुद को पुनः जीवित करती है, क्योंकि इस भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के समुदाय उत्तरोत्तर विकसित अवस्था में होने वाले उद्विकास के परिणाम स्वरूप अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक अनुक्रम, द्वितीयक अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ भूमि पर मृदा आवरण नहीं होता। एक पठारी क्षेत्र में कठोर चट्टान पर किसी भी चढ़ने वाले जंतु का हस्तक्षेप यही होता है। वर्षा एवं आर्द्रता इत्यादि कारकों के प्रभाव से पहली बार लाइकेन का विकास इस क्षेत्र में होता है। लाइकेन द्वारा स्रावित अम्ल से चट्टानों की ऊपरी परत का विखंडन होने से अवसादों का निर्माण आरंभ हो जाता है। समय के साथ अवसादों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक अपक्षयन की क्रियाओं द्वारा जटिल तत्वों का सरलीकृत रूप में परिवर्तन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में लाइकेन एक अग्रगामी प्रजाति की तरह कार्य करती है। अग्रगामी प्रजातियां अन्य प्रजातियों के लिए संबंधित क्षेत्र का अनुकूलन करती हैं, जिसके आधार पर अन्य प्रजातियां खुद को उस क्षेत्र में स्थापित करती हैं। लाइकेन के मृत जैव पदार्थ अवसादों में मिलकर उसकी उत्पादकता में सुधार करते हैं। अगले चरण में लाइकेन के साथ काई जैसे जैव प्रजाति का विकास होता है। यहाँ अगले चरण में काई की मृत जैव निक्षेप अवसादों में मिलकर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे अवसादों की उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। और यह मृदा रूपांतरणकारी प्रक्रियाओं के प्रभाव में से यह अवसाद मृदा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस मृदा क्षेत्र में क्रमिक रूप से अगले चरण की प्रजातियों का समय के साथ उद्विकास होता है, जिसमें निरंतर नई और अपेक्षाकृत अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक सक्षम पादप प्रजाति का उद्भव होता है। एक अधिक विकसित प्रजातियों के प्रभाव में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। धीरे धीरे यह घटित होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रक्रिया के प्रभाव से संबंधित भूक्षेत्र में बड़े पौधे उगना आरंभ करते हैं। इस प्रकार यह अनुक्रम एक पूर्ण वन्य क्षेत्र के विकास का आधार निर्मित करता है। पारिस्थितिक अनुक्रम एक सतत प्रक्रिया है। इसके द्वारा अधिक विकसित प्रजातियों के विकास का आधार निर्मित होता है। द्वितीयक अनुक्रम यह एक ऐसे क्षेत्र में घटित होता है जिसमें किसी कारण से प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो जाती है। ऐसे कारणों को इनके प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक कारक, बाढ़ एवं सूखा, जंगलों में आग लगना, भूस्खलन एवं भूमि धंसा, चक्रवात, सुनामी इत्यादि। मानवजनित कारक, युद्ध द्वारा परिवर्तन, कृषि के प्रभाव से निर्मित बंजर भूमि क्षेत्र इत्यादि। यहाँ प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में स्थिति अलग होती है, क्योंकि मृदा पहले से ही उपस्थित होती है तथा मृदा में जैविक घटकों के अवशेष जैसे बीज, पौधों की जड़ें इत्यादि भी पाई जाती हैं। यही कारण है कि द्वितीयक अनुक्रम लाइकेन से शुरू न होकर घास और अपतृण की वृद्धि से प्रारंभ होते हैं। अगले चरण में छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद वही अनुक्रम आ जाता है जो प्राथमिक अनुक्रम में होता है। लेकिन
यहाँ प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में अधिक तेजी से परिवर्तन होता है। अनुक्रम संबंधी प्रक्रियाएं लंबी समयावधि में घटित होती हैं। वन्य क्षेत्र में आग लगने के बाद होने वाला अनुक्रम दशकों बाद पुरानी स्थिति कर पाता है। यदि पूरे ग्रह पर प्रजातियों का महाविनाश हो जाए तो उसके बाद अनुक्रम की प्रक्रिया घटित होने में लाखों वर्षों का समय लग सकता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र समझौता निम्न प्रकार से जैव विविधता को स्पष्ट करता है। संबंधित भूक्षेत्र में स्थलीय, सागरीय और अंतःस्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उच्च विविधता होनी चाहिए। इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों के मध्य विविधता का उच्च स्तर होना चाहिए। पारिस्थितिक परिसरों एवं मूल प्राकृतिक आवासों में उच्च स्तरीय विविधता की स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार प्रजातियों के मध्य विविधता और प्रजातियों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्र के बीच पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैव विविधता के उपयोग और मूल्य। जैव विविधता के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित सेवाओं की उत्पादकता और गुणवत्ता का उच्च स्तर होता है तथा पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में संबंधित जैव विविधता वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों, पुनरुत्पादन प्रक्रियाओं एवं सहायक सेवाओं का विनियमन और निर्धारण करती है। इन सेवाओं के अभाव में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जैव विविधता संबंधी मूल्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव केंद्रित मूल्य, पारिस्थितिक तंत्र के आंतरिक मूल्य। मानव केंद्रित मूल्य। जैव विविधता मानव के लिए पारिस्थितिक तंत्र से उत्पन्न सेवाओं के विभिन्न उपयोग हेतु अवसरों को निर्मित करती है। मानव अपनी जीवन दशाओं तथा उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए अपने प्राकृतिक परिवेश पर पूरी तरह से निर्भर होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आंतरिक मूल्य। जैव विविधता का आंतरिक मूल्य होता है जो कि मानव के साथ साथ अन्य प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र को भी आधार प्रदान करता है। अतः किसी भी क्षेत्र में मानव सहित अन्य सभी जीवों के जीवन आधार के रूप में जैव विविधता के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का संबंध समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं प्रजातियों के विभिन्न प्रकारों से है। ये अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विषुवत, रेखीय वर्षा वन तथा तटीय क्षेत्रों में प्रजाति विविधता उच्च स्तर की होती है, जबकि वही द्वीपीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में यह निम्न होती है। हालांकि इन क्षेत्रों की स्थानिक विशेषताओं से अनुकूलन कर यहाँ नई प्रजातियों का विकास हो सकता है। आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता जीनों के स्तर पर पाई जाती है। जीन जीवन के मूलभूत निर्माण खंड हैं। इनमें अति आवश्यक सूचनाएं निहित होती हैं जो कि कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और उन्हें बनाए रखती हैं। इन्हीं जीनों के द्वारा ही आवश्यक शारीरिक और जैव रासायनिक लक्षण तथा विशेषताओं का निर्धारण होता है। आनुवंशिक विविधता को कई अलग अलग स्तरों पर मापा जा सकता है, जैसे प्रजाति के स्तर पर या प्रजाति की संख्या, समुदाय अथवा बायोम के स्तर पर मापा जा सकता है। एक प्राकृतिक आवास में आनुवंशिक विविधता को मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्तर प्रजाति का है। किसी एक उपप्रजाति में प्रजाति की आनुवंशिक विविधता जितनी उच्च होती है, उसकी उत्तरजीविता के अवसर उतने ही बेहतर होंगे। इसका कारण यह है कि जब उस संबंधित प्राकृतिक आवास में भौतिक दशाएं इत्यादि परिवर्तित होती हैं, तब प्रजाति कम से कम कुछ सदस्य नई परिवर्तित स्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होंगे। आनुवंशिक विविधता के उदाहरण। उच्च आनुवंशिक विविधता। भारत में आम, केले इत्यादि की विविधता युक्त किस्में। भारत में धात की विविधता युक्त किस्में। दीर्घ आनुवंशिक विविधता। यूरोप में कोआला, विश्व में चीता केवल एक प्रजाति बची है। इसमें अंतः प्रजनन के कारण आनुवंशिक विकृतियों और अन्य विभिन्न अक्षमताओं से ग्रस्त हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। इस प्रकार की विविधता का
संबंध एक क्षेत्र या भूभाग में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों से है। भारत में समग्र रूप से अत्यधिक उच्च स्तरीय पारिस्थितिक तंत्र संबंधी विविधता पाई जाती है, किंतु यदि सिर्फ मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे सहारा में अत्यंत निम्न विविधता का स्तर पाया जाता है। जिस भूक्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र संबंधी विविधता का उच्च स्तर पाया जाता है, वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवासों की उपलब्धता अधिक होने के कारण प्रजातीय विविधता भी अधिक हो जाती है। जैव विविधता का मापन निम्न स्केल के आधार पर किया जाता है। अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। अल्फा विविधता किसी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को इसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसके माध्यम से किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों विविधता की जानकारी मिलती है। बीटा विविधता, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक प्रणालियों के मध्य विविधता संबंधी तुलना की जाती है। यह तुलना की गई पारिस्थितिक प्रणालियों में पाई जाने वाली अद्वितीय जो उभयनिष्ठ न हो प्रजातियों की कुल संख्या का आकलन करती है। कुल प्रजाति बीटा विविधता को प्रदर्शित कर रही है। गामा विविधता, इसके द्वारा किसी भूक्षेत्र के भीतर पाई जाने वाली विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों की समग्र विविधता का आकलन किया जाता है। यह उस पूरे क्षेत्र में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य विविधता की स्थिति को प्रदर्शित करती है। जैव विविधता को निर्धारित करने वाले कारक, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का स्तर कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जो कि निम्नलिखित है। सीमांत प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अवस्थित इकोटोन क्षेत्र में विविधता हमेशा उच्चतर रूप में पाई जाती है। जैव विविधता के निर्धारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है। पारिस्थितिक नीच की संकल्पना, किसी भी भूक्षेत्र में नीच को निर्धारित करने वाली दशाओं में लोचशीलता अधिक होने के कारण नीच के विभिन्न प्रकार उपलब्ध होने से अलग अलग विविधता युक्त प्रजातियां यहां अपना अनुकूलन कर पाती हैं। यदि नीच संबंधी दशाएं किसी भी कारण से संकीर्ण हो जाएं तो ऐसी स्थिति में प्रजातियों की संख्या में स्वाभाविक रूप से कमी आने के कारण जैव विविधता में भी कमी आती है। आक्रामक प्रजाति, प्रभु प्रभावी प्रजातियां संसाधनों में एक बड़े भाग का उपभोग करती हैं। इसके कारण कई प्रजातियां विकसित और पोषित न हो पाने के कारण जैव विविधता में कमी आती हैं। अतः यह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। भौगोलिक अलगाव, एक द्वीप जैसे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता कम पाई जाती है। यदि एक द्वीप पर कोई भी प्रजाति किसी भी कारण से लुप्त होती है तो उसका प्रतिस्थापन आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि मुख्य भूमि से जीवों का द्वीपों तक पहुंचना कठिन होता है। प्राकृतिक आवासों का क्षरण, जलवायु दशाओं में परिवर्तन या प्रदूषण जैसी दबावपूर्ण स्थिति में प्राकृतिक आवासों की स्थिरता और गुणवत्ता में कमी आने के कारण विविधता में क्षरण की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक आवास यदि संतुलित हों तो जैव विविधता का उच्च स्तर बना रहता है। आक्रामक प्रजातियाँ, एक आक्रामक प्रजाति कोई भी पादप, कवक या जंतु प्रजाति होती है जो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जो उसका मूल स्थान नहीं है। आक्रामक प्रजाति कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उस प्रजाति को अपनी तीव्र संख्या वृद्धि के द्वारा उस क्षेत्र की स्थानीय प्रणालियों के लिए एक चुनौती के रूप में होना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आक्रामक प्रजाति के सामने उस क्षेत्र में कोई परभक्षी नहीं होता है। आक्रामक प्रजाति को विदेशन प्रजातियां भी कहते हैं। जैव विविधता का वितरण 90 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तापमान अधिक, वर्षण अधिक, मृदा अधिक, वनस्पतियां अधिक, सघनता विविधता, प्रकाश संश्लेषण अधिक, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण अधिक
विभिन्न जीवों के मध्य ऊर्जा और पोषण के हस्तांतरण के लिए अनुकूल स्थिति, अधिक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, अधिक परिपक्व स्थिरता, अधिक प्रजाति के विकास, संख्या में वृद्धि तथा स्थानिक प्रभाव की अधिकता, स्थानिक प्रजातियों की अधिकता, जिससे जैव विविधता का उच्च स्तर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का अधिकांश संकेंद्रण उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में अधिकांशतः विकासशील देशों की स्थिति पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण यहाँ लगातार क्रमिक विकास की गतिविधियाँ जारी रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का उच्च स्तर यहाँ पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर सभी प्रजातियों का 50% से 75% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, जो कि स्थलीय क्षेत्रों का मात्र 6% है। पर्वतीय जैव विविधता, चक्रीय पारिस्थितिकी तंत्र, निकटवर्ती मैदानों की तुलना में व्यापक जैव विविधता तथा स्थानिकता के उच्च स्तर को दर्शाती है। सामान्यतः उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत उच्च स्तरीय जैव विविधता धारण करते हैं, जैसे हिमालय के दक्षिणी ढाल। सामान्यतः इन पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी उच्च स्तरीय जैव विविधता इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक सीमित अल्प दूरी में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की एक व्यापक श्रृंखला का पर्वतीय ढालों पर संपीड़न से हो जाता है। जैसे हिमालय की गिरिपदीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से लेकर दक्षिणी पर्वतीय ढाल के सारे ऊंचाई में वृद्धि के साथ टैगा वनस्पतियों तक का प्रभाव पाया जाता है। रेपो पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियां भी अत्यधिक पाई जाती हैं, किंतु यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है। किंतु यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ उच्च जैव विविधता को धारण करने में सक्षम नहीं होती हैं। महाविविध देश शब्द का प्रयोग विश्व के सर्वाधिक उच्च जैव विविधता समृद्ध देशों के संदर्भ में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र यूनेप और WCFC द्वारा 1988 में इसे प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा उच्च जैव विविधता वाले देशों में जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जागरूकता निर्मित करने का उद्देश्य है। महाविविध देश की अवधारणा निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। प्रत्येक देश की जैव विविधता उस देश में पाई जाने वाली प्रजातियों के उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः अनिवार्य रूप से उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास रणनीति में संरक्षण प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैव विविधता दूसरा, जैव विविधता का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इन देशों के विकासात्मक कार्यों को जैव विविधता के दृष्टिकोण से विरल क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। जैव विविधता सघनता क्षेत्रीय है भारत का पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। जैव विविधता और प्रजातीय विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध स्थिति वाले कुछ देशों में तनावयुक्त और चुनौतियों से घिरे पारिस्थितिक तंत्रों की पहचान की जानी चाहिए। सीमित संसाधनों के साथ अधिकता प्रभाव हासिल करने के लिए संरक्षण प्रयासों को मुख्यतः उन देशों पर केंद्रित किया जाना चाहिए जो सर्वाधिक विविधता और स्थानीयता रखते हैं और जहां सर्वाधिक खतरा भी पाया जाता है, अर्थात जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण भी है। संरक्षण के लिए इन देशों में निवेशित किए गए संसाधनों को
मोटे तौर पर वैश्विक जैव विविधता में उनके कुल अंशदान के अनुपातिक होना चाहिए। जैव विविधता प्रबंधन एवं संरक्षण सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसी अन्य देश की तुलना में उच्च जैव विविधता वाले देशों की अधिक है। महाविविध देशों का चयन 2 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। देशों में विश्व पादपों का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय प्रजातियों के रूप में पाया जाना चाहिए। देशों में उसकी सीमाओं के भीतर सागरीय पारिस्थितिक तंत्र का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अन्य द्वितीयक मापदंडों को भी आधार बनाया गया, जैसे जंतु और अकशेरुकीय जीवों की स्थानिकता, प्रजाति विविधता का स्तर, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की उपस्थिति होनी चाहिए। महाविविध देश की संकल्पना के अंतर्गत प्रजाति स्थानिकता पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि स्थानिकता पर ध्यान अंतिम उत्तरदायित्व के सिद्धांत से संगत है, जो यह निर्धारित करता है कि एक संकटग्रस्त प्रजाति की जनसंख्या वाले देश को उस प्रजाति विशेष की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उत्तरदायित्व उसी देश को दिया जाना चाहिए। 1990 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 महादेशों वाले की पहचान सुनिश्चित की। देशों में वैश्विक प्रजातियों के 70% भाग का प्राकृतिक आवास पाया जाता है। ये सभी महाविविध देश आंशिक या पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अभी तक निर्धारित किए गए महाविविध देश इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, कांगो रिपब्लिक, ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, मैक्सिको, यूएसए। जैव विविधता हॉटस्पॉट। यह अवधारणा नॉर्मन मेयर्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट से आशय उन क्षेत्रों से है जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में जैव विविधता के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बाह्य हस्तक्षेप, मानवीय या प्राकृतिक कारकों द्वारा उत्पन्न के कारण प्रजातियों के लिए संकट की स्थिति। जैव विविधता हॉटस्पॉट। उच्च जैव विविधता, प्रजाति विविधता अधिक, आनुवंशिक विविधता अधिक, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता अधिक, बाह्य हस्तक्षेप के कारण तनाव की स्थिति, मानव जनित कारक, वन अपरोपण, प्रदूषण, अवैध शिकार,